हेलो फ्रेंड्स, आज का जो पहला प्रश्न है वो संविधान विषय से आधारित है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन भारत की जनता की सेवा और कल्याण में समर्पित रहने की शपथ लेता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक। तो कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल एक और दो, केवल तीन या फिर 1, 3, 4। मतलब कि कौन सा जो है वो भारत की जनता की सेवा और कल्याण में रहने की शपथ को प्रतिज्ञान करता है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक, मतलब राष्ट्रपति। मतलब भारत का राष्ट्रपति जो है वही जो है भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत की जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। क्योंकि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की पूर्व शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है कि वह उस पर हस्ताक्षर करता है कि राष्ट्रपति की मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान का विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में समर्पित रहूंगा। और भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ है वो CJI, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो होता है वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने तथा श्रद्धापूर्वक अपने पदों के कर्तव्यों के निर्वहन करने की शपथ लेता है। जबकि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री होता है वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, भारत की संप्रभुता, अखंडता और श्रद्धापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करने की शपथ लेता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत का CAG जो होता है वह संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। ठीक है। लेकिन भारत की जनता की सेवा और कल्याण की शपथ जो है वो भारत का राष्ट्रपति ही लेता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल को कानून व्यवस्था के संबंध में विशेष अधिकार सौंपे गए हैं। ऑप्शन है नागालैंड, असम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल 1, 2, 4, 2, 4, 1, 4 या फिर 1, 2, 3। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का करेक्ट है 1 और 4, मतलब नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो हैं उसके राज्यपाल को कानून व्यवस्था के रूप में विशेष अधिकार सौंपे गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। पहला है, यह अधिनियम पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित करता है। और दूसरा है, इस अधिनियम के प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक ऑप्शन जो है वो सही है। क्योंकि भारत के 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 जो है उसके आधार पर भाग 9 जोड़ा गया था और यह भाग पंचायतों से संबंधित है, जिसमें 243 से लेकर 243 ओ तक प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची में कुल मिला के 29 विषय हैं। ठीक है। और ये विषय अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है और यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ठीक है। और यह अधिनियम नागालैंड और मिजोरम राज्यों के कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, बाकी ये सभी पर लागू होता है। इसलिए इसका पहला कथन सही है, बाकी जो दूसरा कथन है वो गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संघीय विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण, संविधान में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या फिर मूल अधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होना। तो कौन सा कथन जो है वो संघीय व्यवस्था का नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है मूल अधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होना जो है
वो संघीय व्यवस्था का विषय नहीं है। भारत के संविधान में सरकार की संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संघीय स्वरूप को निम्नलिखित विशेषताओं के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे पहला है कि शक्तियों का विभाजन, ठीक है, जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। और क्या है? लिखित संविधान और द्विसदनीय व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर शासन, ठीक है, ये सब जो हैं संघीय व्यवस्था है। लेकिन न्यायालय में मूल अधिकारों का प्रवर्तन संघीय व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यों में उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बढ़ती प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है यह संवैधानिक पद नहीं है और दूसरा उसे मुख्यमंत्री के समान कोई अतिरिक्त वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो पहला कथन जो है वो पूर्णतः सत्य है क्योंकि यह एक संवैधानिक पद नहीं है, और दूसरा कथन भी सत्य है क्योंकि यह भी एक अन्य कैबिनेट मंत्रियों की तरह ही उप मुख्यमंत्री को विभाग आवंटित किए जाते हैं। उसे मुख्यमंत्री के समान कोई अतिरिक्त वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं होती है और न ही मुख्यमंत्री को प्रति फाइलों तक विशेष पहुंच प्राप्त होती है। इसलिए इसका जो दूसरा कथन है वो भी सही है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सत्य है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, और दूसरा है भारत के संविधान के अनुसार किसी सार्वजनिक कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति का प्रत्येक आदेश किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही है क्योंकि ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संचालन में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह प्रावधान 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इस प्रकार राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ना कि 44वें के। दूसरा है तो दूसरा कथन पहला गलत हो गया। दूसरा है भारत के संविधान के अनुसार किसी सार्वजनिक कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति का प्रत्येक आदेश किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। तो भारतीय संविधान में किसी भी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान नहीं है, अतः यह आवश्यक नहीं है किसी सार्वजनिक अधिनियम के लिए राष्ट्रपति के आदेश पर किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए। इसके अलावा मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच में अदालतों को प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। इसलिए सही कथन जो है ऑप्शन जो है वो डी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम है। पहला है राष्ट्रपति उस राज्य के संबंध में कानून बना सकता है। दूसरा, राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। तीसरा, राष्ट्रपति राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है। कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल एक, केवल दो, तीन, केवल तीन या फिर एक, तीन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल तीसरा जो है वो सही है, बाकी क्योंकि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को कुछ असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य के किसी अन्य प्राधिकारी में शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा, अथवा वह राज्य में किसी व्यक्ति या प्राधिकरण या उसमें उच्च न्यायालय को छोड़कर
संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन कर सकता है। इसे जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है। इसलिए विकल्प तीसरा जो है वो सही है। और राज्य के प्रशासन का संचालन राष्ट्रपति की ओर से राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल राज्य के प्रशासन का संचालन राज्य के मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकारों की सहायता से करता है। यही कारण है कि 356 के तहत की गई उद्घोषणा को राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू करने के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को या तो निलंबित या भंग कर देता है, ठीक है, निलंबित कर देता है या तो भंग कर देता है। राज्य विधेयकों और राज्य के बजट को संसद द्वारा पारित किया जाता है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। और पहला कथन इसलिए सही नहीं है कि जब राज्य विधायिका को इस प्रकार भंग या निलंबित कर दिया जाता है तो संसद राज्य के कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी को सौंप सकती है। इसलिए पहला कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि यह प्रावधान कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, इसका उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? लोकसभा के नियमों में, भारत के संविधान में, संसदीय कन्वेंशन में या उच्चतम न्यायालय के निर्णय में? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, भारत के संविधान में। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से भी अधिक नहीं होगा, ठीक है। इस प्रावधान को 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, भारत में राष्ट्रीय आपात केवल 3 बार घोषित किया गया है। राष्ट्रीय आपात केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया जा सकता है। और तीसरा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1 और 2? इसका सही जो आंसर है वो है आपका केवल 2, एक, ए ऑप्शन इसका सही है। क्योंकि अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण से खतरा है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इसी को राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तो इसे बाह्य आपातकाल कहते हैं। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तो इसे आंतरिक आपातकाल के रूप में जानते हैं। इसलिए दूसरा कथन जो है वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा पूरे देश में या किसी भाग में लागू हो सकती है। वर्ष 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के विशेष भाग पर राष्ट्रपति के आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया था। मतलब कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि भारत का राष्ट्रपति चाहे तो किसी विशेष भाग पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा होने के बाद ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही की जा सकती है, न केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसलिए कथन 3 जो है वो भी सही नहीं है, इसलिए केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति और स्थिति प्राप्त है? ऑप्शन है राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, दूसरा राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों की स्वीकृति, तीसरा राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने का संकल्प, चौथा संविधान संशोधन विधेयकों को प्रस्तुत एवं पारित करना। कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल 1, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 4 और 1, 3, 4। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका सी 1, 2 और 4 जो है मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन महाभियोग, लोकसभा राष्ट्रपति को समान शक्ति प्राप्त है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेशों स्वीकृत, दोनों सदनों को एक समान स्थिति प्राप्त है, और चौथा जो है संवैधानिक संशोधन को प्रस्तुत एवं पारित करना, यह भी दोनों सदनों को प्राप्त है। जो तीसरा है राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प,
क्योंकि राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने का संकल्प केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए तीसरा जो है प्रश्न ऑप्शन है वो गलत है, बाकी जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न।